हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th सब्जेक्ट रहेगा हिंदी पेपर जो दिया गया है प्रैक्टिस पेपर, उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सामान्य निर्देश इनको पढ़ सकते हो। 4 खंड रहेंगे, क ख ग और घ। कुल 15 जो है क्वेश्चन रहेंगे और आपको उसमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स 80 और टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स। सबसे पहले आपको खंड क दिया गया है अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भौगोलिक रूप से दक्षिण बिहार स्थित राजगीर के समीप है। इसके ध्वंसावशेष आज भी बड़ा गांव तक फैले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध सन्यासियों द्वारा की गई थी, लेकिन उनका मूल उद्देश्य एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना था जो ध्यान और अध्यात्म के लिए क्या हो, उपयुक्त हो। किसके लिए? ध्यान और अध्यात्म के लिए। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने नालंदा की कई बार यात्रा की थी। बहरहाल इस विश्वविद्यालय का निर्माण कब हुआ था, इसे लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जो जानकारी मिलती है कि इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्ती वंश शासक कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के अधिकतर छात्र जो है तिब्बतीय बौद्ध संस्कृतियों, वज्रायन और महायान से संबंध थे। विश्वविद्यालय प्रशासन अनुशासन के प्रति जितना कठोर था, शिक्षा को लेकर उतना ही जागरूक, संवेदनशील और सतर्क था। यह इसी से समझा जा सकता है कि प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के पहले द्वारपाल से वाद विवाद करना पड़ता था और फिर उसमें उत्तीर्ण होने पर ही उन्हें प्रवेश मिलता था। यानी ये क्या थी? एक तरह की चुनौती थी, एक तरह का उनका एंट्री से पहले टेस्ट था कि उनको द्वारपाल से वाद विवाद करना होता था और उसके बाद उसमें उत्तीर्ण होने पर ही उन्हें प्रवेश मिल पाता था। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध थी। इत्सिंग के लेखक के अनुसार यहाँ होने वाली चर्चाओं में सभी की भागीदारी क्या थी? आवश्यक थी। सभा में मौजूद सभी लोगों के फैसले पर संयुक्त रूप से आम सहमति की आवश्यकता होती थी। विश्वविद्यालय के संचालन के लिए राजाओं द्वारा विशेष अनुदान दिया जाता था, लेकिन विश्वविद्यालय के संचालन में उनका किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता था। अनुदान वो देते थे, डोनेशन देते थे, लेकिन किसी तरह का हस्तक्षेप करने की उनको जो है आज्ञा नहीं थी। उसके बाद है आश्चर्य यह है कि बौद्ध धर्म को न मानने वाले शासक भी इस विश्वविद्यालय को भरपूर क्या देते थे? अनुदान देते थे। यह शिक्षा के प्रति उनकी अनुरक्ति को ही रेखांकित करता है और शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि दिखाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क दिया गया है प्रश्न, गद्यांश के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गद्यांश के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके अनुसार की गई थी? गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त के द्वारा। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कथन दिया गया है, बौद्ध धर्म को न मानने वाले शासक भी विश्वविद्यालय को भरपूर अनुदान देते थे। कारण है उस समय के शासक धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर शिक्षा को महत्व देते थे। तो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं और यह उसकी सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट देखिए, ग दिया गया है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है सुमेलित करना है और सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो महायान और वज्रयान ये दोनों क्या थे? महायान और वज्रयान ये दोनों बौद्ध धर्म की क्या थी? शाखाएं थी। उसके बाद है द्वारपाल के साथ वाद विवाद, ये क्या था? ये विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की क्या थी? शर्त थी। ठीक है। ध्यान व अध्यात्म ये क्या था? ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य थे और इत्सिंग के लेखन में चर्चाएं, उसमें जो है सभी की भागीदारी आवश्यक थी। तो इस तरह से आप इसमें मिलाप कर देंगे और ये आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, घ दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय में द्वारपाल से वाद विवाद की अनिवार्यता को आप शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के संदर्भ में कैसे आंकते हैं? तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो इसका आंसर रहेगा कि द्वारपाल से वाद विवाद की अनिवार्यता यह सुनिश्चित करती थी कि केवल योग्य और विद्वान छात्र ही विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकें। यह प्रक्रिया छात्रों की बौद्धिक क्षमता और उनके ज्ञान को परखने का एक महत्वपूर्ण साधन थी। इस प्रकार शिक्षा में उत्कृष्टता और उच्च स्तरीय चर्चा का माहौल बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। नेक्स्ट देखिए, अड़े जो क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि तत्कालीन शासकों का शिक्षा के प्रति कैसा रवैया था? तो हमने अभी ऊपर देखा कि शासक जो है वो अनुदान देते थे। इवन जिसको विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म को मानते भी नहीं थे वो भी क्या करते थे? इस विश्वविद्यालय को भरपूर अनुदान देते थे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म को न मानने वाले शासक भी इस विश्वविद्यालय को भरपूर अनुदान देते थे। यह शिक्षा के प्रति उनकी अनुरक्ति को ही रेखांकित करता है और शिक्षा के प्रति उनकी गहरी रुचि दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको देने हैं।
सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो इसमें क्या बताया गया है कि जिनका निश्चय दृढ़ होता है, जो अपने लक्ष्य को जो है भेदने के लिए आगे अग्रसर होते रहते हैं और चुनौतियों का सामना करते रहते हैं, उनको इतनी विपत्ति नहीं आती है। और जो कायर होते हैं वही जो है डरते हैं सिचुएशन से। ठीक है, तो इसमें उसी के बारे में सारा दिया गया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए काव्यांश का मूल भाव निम्नलिखित में से किस ओर इशारा करता है। तो किस ओर इशारा करता है कि जो वीर मनुष्य हैं उनकी विशेषता को यहाँ पर उजागर करना है। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश में वीरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो जिसका उल्लेख नहीं हुआ है वो बताना है। वे कायर सा घबराते हैं, तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये इसका उल्लेख नहीं हुआ है, तो एक ये हो जाएगा। वे उद्योग में निरत रहते हैं, ये ठीक है, इसका उल्लेख हुआ है। वे विपत्ति पर छा जाते हैं, इसका भी हुआ है। वे विचलित हो जाते हैं, इसका नहीं हुआ है। तो इसका आंसर आपका कथन 1 और 4 सही है, तो इसमें आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग दिया गया है। कथन और कारण में पढ़कर आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कथन है, मानव जीवन के विकास के लिए विपत्तियां आवश्यक हैं, वे उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती हैं। कारण है, मानव को अंतर्निहित शक्ति तभी जागृत होती है जब वह विपत्तियों से संघर्ष करता है। तो इसमें आपके दोनों ही सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी है, तो आंसर आपका 1st हो जाएगा। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। इस पंक्ति द्वारा कवि किस गुण को अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। यानी कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्य को परिश्रम और मेहनत से काम करना चाहिए। बिना प्रयास किए सफलता या ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यानी अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें सफलता या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्यांश के अनुसार मेहंदी, लाली और वर्तिका, उजियाली जैसे प्रतीक किस प्रकार मानवीय संदर्भ से मेल खाते हैं। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वाले पैराग्राफ में आया है, कौन विघन ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर्व पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि मेहंदी, लाली और वर्तिका, उजियाली जैसे प्रतीक यह दर्शाते हैं कि जैसे मेहंदी में छिपी हुई लालिमा तभी प्रकट होती है जब उसे घिसा जाता है, और दीपक की बाती में छिपा हुआ उजाला तभी प्रकट होता है जब उसे जलाया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का भी जो मनुष्य के अंदर गुणात्मक शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, विपत्ति और संघर्ष के समय ही क्या होती हैं, उजागर होती हैं। कठिन परिस्थितियां जो होती हैं, कठिन परिस्थितियों में मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्ति और साहस को प्रकट करती हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, व्यवहारिक व्याकरण। तो इसमें प्रश्न 3 है। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो क दिया गया है, बाबूजी के रामायण का पाठ करते समय हम उनकी बगल में बैठे रहते। तो वाक्य भेद क्या रहेगा, ये किस तरह का वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। ख देखिए, बाल गोविंद भगत के आदेश पर ही पतोहू का पुनर्विवाह संभव हुआ। इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो बाल गोविंद भगत ने आदेश दिया जिससे पतोहू का पुनर्विवाह जो है वो संभव हुआ। तो इसमें हमने जिससे लगा के इस वाक्य को बना दिया, तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, ग है, लेखक ने 2nd क्लास की टिकट ली क्योंकि उन्हें अपनी नई कहानी के विषय में सोचना था। तो इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो लेखक ने 2nd क्लास की टिकट ली और उन्हें अपनी नई कहानी के विषय में सोचना था। ग देखिए, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। तो इसमें आपको रेखांकित उपवाक्य भेद, तो इसमें ये जो है रेखांकित उपवाक्य भेद है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा रेखांकित उपवाक्य, ये कौन सा उपवाक्य का भेद है। तो ये क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य है जिसमें मोस्टली आपको की देखने को मिलता है। कुछ ही वाक्य होते हैं जिनमें की का लोप हो जाता है, तो इसलिए ये कौन सा है, ये संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य क्या कहलाते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है, निर्देशानुसार वाच्य से संबंधित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो वाच्य इसमें आपको क से लेकर जो है दिया गया है, आपको क से लेकर आपको अड़ तक दिए गए हैं।
बच्चों द्वारा नेताजी के मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया गया, इसको कर्तृवाच्य में रूपांतरित करना है। ठीक है, ख को आपको कर्मवाच्य में करना है। शिशु खूब खिलखिलाया, इसको भाववाच्य में बदलना है। घ में आपको कर्तृवाच्य में इसको रूपांतरित करना है। और भाव की प्रधानता वाले वाक्य कौन सा वाच्य होता है ये आपको बताना है। तो ये करते हैं इनके आंसर। क जो दिया गया है, बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया गया, तो इसको कर्तृवाच्य में जिसमें कर्ता की प्रधानता रहेगी, तो बच्चों ने द्वारा हटा के हम क्या करेंगे, बच्चों ने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया। नेक्स्ट देखिए, ख दिया गया है, नवाब साहब ने चाकू से खीरे छीलने का कार्य किया, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो खीरे को नवाब साहब द्वारा चाकू से छीलने का कार्य किया गया। नेक्स्ट है, शिशु खूब खिलखिलाया, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो शिशु के द्वारा खूब खिलखिलाया गया। ठीक है, शिशु के द्वारा खूब खिलखिलाया गया, तो इसमें अकर्मक क्रिया जो है वो होती है। नेक्स्ट देखिए, घ दिया गया है, लखनवी अंदाज नामक रचना लेखक यशपाल द्वारा लिखी गई है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो लेखक यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक रचना लिखी है। भाव की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, तो भाव की प्रधानता वाले वाक्य में भाववाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का परिचय लिखना है। कर दिया गया है, इसमें लखनऊ की नवाबी नस्ल, तो नवाबी जो है जो यहाँ पे नीचे रेखांकित किए गए हैं उनके बारे में आपको पद परिचय देना है। तो इसमें नवाबी, इसमें दत्त, पगली, भारत रत्न हमको शहनाइयाँ पर मिला है, लुंगिया पे नहीं। ठीक है, तो इसमें दत्त का पद परिचय करना है। अगले में देखिए, ध्यान से देखा तो ध्यान का करना है, इसमें वे करना है और इसमें व्यक्ति का पद परिचय करना है। तो इसमें हो जाएगा, लखनवी की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन पालथी मारकर बैठे थे, तो इसमें नवाबी ये क्या हो जाएगा, नवाबी एक गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है। ठीक है, एक वचन होगा। सफ़ेदपोश जो सज्जन है विशेष्य का विशेषण रहेगा, यानी जो सफ़ेदपोश सज्जन है इनकी विशेषता बता रहा है नवाबी नस्ल। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता के लिए क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और सफ़ेदपोश के सज्जन क्या हो जाएगा, इसमें विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट ख देखिए, पगली ई भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, लुंगिया पे नहीं। तो धत का हमें यहाँ पे पद परिचय करना है। तो धत क्या है कि विषमादि बोधक पद है, शर्म सूचक है, यानी प्यार से डांटना। उसके बाद ग है, उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, तो ध्यान का करना है। ध्यान क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और देखा इस क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या, ध्यान। नेक्स्ट देखिए, घ वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारा दिन भभकते रहे, तो इसमें वे क्या है, वे एक तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। उसके बाद ये बहुवचन है और पुल्लिंग है, और वे तो आग लगाकर चले गए, तो जो चले गए है क्रिया का कर्ता जो है कौन है, यानी चले कौन गए, वे, तो ये क्या हो जाएगा, चले गए क्रिया का कर्ता है वे। इस तरह से आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, तो इसमें व्यक्ति के बारे में बताना है। तो व्यक्ति क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, और कर्ता है क्रिया का कर्ता है, तो यहाँ पे कर्ता है क्या है, क्रिया है, और उसका कर्ता कौन है, व्यक्ति है। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका रहेगा प्रश्न 6, उसमें आपको अलंकार पहचान करनी है। तो क दिया गया है, जो जल महा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी, तो इसमें अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। ठीक है, उसके बाद कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखिए, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, तो इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। तो जैसे मौन व्यथा को जो है यहाँ पे मानवीकरण किया गया है कि वो जो है अभी समय भी नहीं कि वो पहले ही थक कर सो गई है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, तो मृतक में भी जान डाल देना मतलब अतिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, तो इसमें क्या है, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है खंड ग, इसमें पाठ्य पुस्तक से आपको गद्यांश दिया गया है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है?
सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखी हुई डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता जो है वो सुख से रह सके। इसमें एक प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार एक व्यक्ति दूसरे की पीड़ा व दुख को समझ पाता है, किसके कारण? संवेदना के कारण। ख है, लेनिन ने अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिए, क्योंकि वह दूसरों के सुख को क्या देते थे? प्राथमिकता देते थे। नेक्स्ट है ग, लेखक ने कार्ल मार्क्स के जीवन को किस तरह से चित्रित किया है? तो एक जीवन जो दुख में बिताया गया, इस तरह से उन्होंने उसको चित्रित किया है कि उन्होंने जो मजदूर थे उनके लिए अपना जीवन जो है पूरा जीवन लगा दिया। ग है, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? जैसा कि लेखक ने बताया कि तृष्णा के वशीभूत मानवता को सुखी देखने के लिए उन्होंने जो है अपना घर त्याग दिया था। लेखक के अनुसार माँ अपने रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए क्यों बैठी रहती है? तो करुणा और प्रेम के कारण जो है वो उसको गोद में लिए बैठी रहती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 है, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। क है, आधुनिकता बाहरी रूप नहीं आंतरिक विचारों का विषय है। बाल गोविंद भगत के पात्र को ध्यान में रखकर इस कथन की समीक्षा आपको करनी है। तो इसका आंसर रहेगा, बाल गोविंद भगत का चरित्र दिखाता है कि आधुनिकता जो है वो बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि किसमें है? सादगी, करुणा और इंसानियत में है। उनकी आंतरिक सच्चाई और विचार उन्हें आधुनिक बनाते हैं। बाहरी तामझाम जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब की दिखावे की सनक के आधार पर बताइए किन परिस्थितियों में सनक सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दे सकती है। तो नवाब साहब की दिखावे की सनक जो है वो सकारात्मक तब होती जब वह दूसरों की मदद करते। ठीक है, अगर उन्हें खीरा नहीं खाना ही नहीं था तो उसे काटते ही नहीं और वह उस खीरे को किसी जरूरतमंद भूखे गरीब को दान दे सकते थे फेंकने की बजाय। लेकिन उन्होंने अपने नवाबी शौक और दिखावे में खीरों को काटा और फिर बिना खाए उसे फेंक दिया। यह उनकी नकारात्मक सनक थी जिसमें उन्होंने हानि ही की। हालांकि सनक के सकारात्मक रूप भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है ग, पाठ एक कहानी यह भी कि महिला पात्रों के संघर्ष और जीवन यात्रा के कौन से पहलू आपको महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रेरित करते हैं। तो इस पाठ की महिला पात्र अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष करती है, जो हमें सिखाता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अपने हक के लिए खड़ा होना जरूरी है। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प जो है वो प्रेरणादायक है। नेक्स्ट देखिए, घ दिया गया है, बिस्मिल्लाह खां कला व मानवीय सरोकारों के वास्तविक उपासक थे। पाठ नौबत खाने में इबादत के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है अपने संगीत के माध्यम से समाज और कला के प्रति सच्ची आस्था रखते थे। उनकी इबादत केवल संगीत में नहीं बल्कि समाज की भलाई में भी झलकती थी, जिससे उनकी सच्ची कला उपासना सिद्ध होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पठित पद्यांश के आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सर्वाधिक उत्तर वाले विकल्प जो हैं वो आपको यहाँ पर चुनकर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद से दिया गया है। बीसी लखनऊ बोले मृदबानी अहो मुनीसु महाभट बानी। ठीक है, पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू। इसका मतलब आपको अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है कि लक्ष्मण जी यहाँ पे क्या है, कोमल वाणी हंसकर कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुठारी यानी कुल्हाड़ी से क्या करते हो, कुल्हाड़ी दिखाते हो और फूंक से पहाड़ जो है वो उड़ाना चाहते हो। हम कुम्हड़ बतिया को नाही, तो इसमें आप क्या कहा गया है, इसमें यही कहा गया है कि यह कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी यानी छोटी उंगली को देखते ही मर जाती है। कि कुठार और धनुष बाण देखकर जो है मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंश समझकर, यह है ना भृगुसूत समझू जनेऊ बिलोकी, कि भृगुवंश समझकर और योगी समझकर यानी संत समझकर जो है मैंने आपको जो कुछ आप मुझे कह रही हो मैं उसको क्रोध को रोककर सह रहा हूँ। देवता ब्राह्मण, ये आगे लिखा हुआ है कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। कि जो देवता है, ब्राह्मण है, भगवान के भक्त हैं, गौ है, गौ माता, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, यानी इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, क्योंकि बधे पापू अपकी रतिम हारे, मारता हूँ पाप परी तुम्हारे। तो इनको मारने से क्या लगता है, पाप लगता है, इनके हार जाने से अपकीर्ति हो जाती है। इसलिए
क्या कहा गया? कोटि कुलिस सम बचुन तुम्हारा, व्यर्थ धरु बानु बान कुठारा। तो इसमें यही कहा गया है कि आप मारे तो भी हमें क्या करना है? आपके पैर ही पड़ने हैं। आपका एक एक वचन जो है वो किसके समान है? करोड़ों वज्र के समान है। तो आपने ये जो धनु बाण कुठारा, यानी आपने जो ये धनुष धारण किए हुए हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आप इनको व्यर्थ ही धारण करते हो। उसके बाद है, जो भी लोग अनुचित कहे छमु महामुनि धीर, सुनी सरिष मृग वंश समनी, बोले गिरा गंभीर। इसका मतलब क्या है कि इसमें इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर जो भृगवंशमणि परशुराम जी हैं उनको क्या आ गया? वो गंभीर हो गए, यानी उनको गंभीर वाणी से क्रोध में वो बोले। तो ये इसका अनुवाद हो गया। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे कि इहाम कुंभड़ बतिया गोऊ नाही की पंक्ति से क्या आशय है? तो इस पंक्ति से क्या आशय है कि यहाँ कोई भी कुंबड़े की बतिया के समान नहीं है। कुंबड़े की बतिया के समान मतलब क्या है कि कोई भी इतना निर्बल नहीं है जो आपसे डर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मण द्वारा प्रत्युत्तर में प्रयोग की गई भाषा में शामिल था। तो क्या शामिल था? इसमें आपका आ जाएगा संकोच, व्यंग्य, आलोचना, अनुमोदन। तो उसमें व्यंग्य था, आलोचना थी। तो इसमें सेकंड और थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। ग है, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद शक्ति और आत्मसम्मान के बीच द्वंद्व को दर्शाता है। क्लियर? तो ये ठीक बात है कि उनके बीच शक्ति और आत्मसम्मान का द्वंद्व था। एंड शक्ति का अहंकार और आत्मसम्मान, रक्षा में परिहास भावना ही इसका क्या है? प्रमुख कारण है। तो ये इसकी सही व्याख्या भी दिखाता है। क्लियर? परिहास भावना ही इसका प्रमुख क्या है? कारण है। तो ये इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण ने परशुराम को अपने कुल की किस परंपरा का बोध कराया? कि उन्होंने इस परंपरा का बोध कराया कि देवताओं व ब्राह्मणों पर प्रहार न करने की परंपरा। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोध की अपेक्षा विनम्रता अधिक प्रभावी होती है क्योंकि जो विनम्रता है वो शांति और समझ का प्रतीक है, जबकि क्रोध से क्या है? विनाश जो है वो निश्चित है। इसीलिए विनम्रता शांति और समझ का प्रतीक है, इसलिए अधिक प्रभावी होती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न क है, सूर के पदों में वर्णित गोपियों के वाक चातुर्य की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपका रहेगा। आंसर इसका हो जाएगा, सुर के पदों में गोपियों के वाक चातुर्य की प्रमुख विशेषता उनकी चंचलता और बुद्धिमता है। उनकी भाषा में प्रेम, व्यंग्य और माधुर्य का सुंदर समन्वय है, जो पाठक को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए, ख दिया गया है, स्मृति के पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? क्या आप कभी किसी स्मृति को पाथे बनाकर आगे बढ़े हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो स्मृति यानी जो हमारी मेमोरी होती है, जो हम जो है पहले हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ होता है, तो उसको याद करने से हमें कई बार क्या मिलती है? हमें एक फोकस मिलता है, हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो स्मृति को पाथे बनाने से कवि का आशय है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पिछली सुखद यादों से क्या लें? प्रेरणा लें। जैसे परीक्षा के दौरान अच्छे परिणाम की स्मृति जो है वो हमारा क्या बढ़ाती है? आत्मविश्वास बढ़ाती है। अगर पास्ट में हमने किसी पेपर में बहुत अच्छे अंक लिए होते हैं तो हमारा मन करता है कि हम इस बार भी अच्छा पढ़ें और अच्छे अंक लें, तो वो हमारे लिए एक सकारात्मक सोच रहती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, ग कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल के गर्जन में नवचेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर सुनते हैं। उचित तर्कों द्वारा कथन की पुष्टि जो है यहाँ पर आपको करनी है। इसका आंसर हो जाएगा, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल की गर्जना में नवचेतना और सृजनात्मकता का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे गर्जन में उत्साह और नई ऊर्जा की भावना महसूस करते हैं, जो जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान का क्या अर्थ है? कवि के मन पर उस मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा, दंतुरित मुस्कान का अर्थ है छोटे छोटे दांतों की मुस्कान। कवि के मन पर इस मुस्कान का प्रभाव उसके बाल रूप की मधुरता और मासूमियता से भरपूर है, जो कवि के हृदय को आनंदित करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरक पाठ्यपुस्तक के निर्धारित पाठों के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है वो लगभग 50 से 60 शब्दों में देने हैं। आधुनिक जीवन शैली में हम भोलानाथ के समान प्रकृति का आनंद क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? वर्तमान में आप किन उपायों द्वारा प्राकृतिक आनंद जो है वो प्राप्त कर सकते हो?
तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक जीवन शैली में हम भोलेनाथ के समान प्रकृति का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रदूषण और शहरीकरण के कारण प्रकृति से दूर हो गए हैं। वर्तमान में प्रकृति का आनंद लेने के लिए हमें पार्कों में जाना, यात्रा करना और हरियाली से जुड़े रहना चाहिए। तो इसमें और इस क्वेश्चन को और एलेबोरेट करने के लिए आप इसमें और अपनी जो आपकी सेंटेंस है, जो वाक्य हैं, वो और इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। पाठ के आधार पर इस कथन के संदर्भ में अपनी राय आपको व्यक्त करनी है। आंसर रहेगा कटाव पर किसी दुकान का न होना उसे वरदान बनाने के कारण है कि इसने उसे व्यावसायिकता से मुक्त रखा है। इसके कारण वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सुरक्षित है। मेरी राय में यह असली प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजने का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है, क्यों? आपकी दृष्टि में विज्ञान का सदुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है? आंसर रहेगा हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है, क्योंकि यह मानवता के विकास का कारण बनी। विज्ञान का सदुपयोग चिकित्सा, शिक्षा और पर्यावरण के सुधार में किया जा सकता है, जैसे चिकित्सा से जीवन बचाना। इसके अलावा और भी पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए खंड घ दिया गया है रचनात्मक लेखन। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर 120 शब्दों में एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो आप किसी एक पर भी अनुच्छेद लिख सकते हो। आपको दिया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, यानी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खेलों में बढ़ती भारतीय महिलाओं की भागीदारी और राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान। इसमें से कोई एक अनुच्छेद आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसमें लिख रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बना दिया है। इसका उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कार्यों में कुशलता आई है। हालांकि एआई के चलते कई क्षेत्रों में नौकरियों का संकट जो है वो उत्पन्न हो रहा है, जिससे बेरोजगारी का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा एआई के अधिक उपयोग से नैतिक चिंताएं भी उभर रही हैं, जैसे गोपनीयता का उल्लंघन, मशीनों का अत्यधिक निर्भरता। इस प्रकार जबकि एआई जीवन को सरल बनाता है, इसके दूरगामी प्रभाव के कारण इसे पूरी तरह वरदान या अभिशाप कहना क्या है, मुश्किल है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 13 है, आप रंजन या रंजिता हैं। आपके क्षेत्र में बढ़ते जल भराव की समस्या बढ़ गई है, जिससे आए दिन क्या हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभात खबर के संपादक को आपको पत्र लिखना है। या फिर आप रंजन रंजिता हैं, आपके विद्यालय ने क्षेत्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और छात्रावास में रह रहे अपने बड़े भाई को इस प्रतियोगिता की संपूर्ण जानकारी देते हुए लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। तो एक हम कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, दूसरा आप खुद से करोगे। तो संपादक को पत्र लिखना है जल भराव की समस्या के लिए। तो सेवा में संपादक महोदय, प्रभात खबर, और यहाँ पर अपने शहर का नाम लिख दोगे, ठीक है, दिल्ली है जो भी शहर है। विषय रहेगा जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र विषय हो जाएगा। तो महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं रंजन या रंजिता अपने क्षेत्र का नाम, जो आपका क्षेत्र का नाम है वो आप लिख दोगे, वहाँ का निवासी हूँ। मैं आपके अखबार के माध्यम से नगर निगम और संबंधित प्रशासन का ध्यान हमारे क्षेत्र के बढ़ते जल भराव की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बारिश के मौसम में तो जल भराव एक आम समस्या ही हो जाती है, परंतु अब तो मामूली बारिश में भी सड़कें पानी से भर जाती हैं। इससे लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जल भराव की समस्या की वजह से फिसलन और गड्ढों में पानी भरने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीते 5 दिनों में यहाँ कई लोग इस समस्या की वजह से चोटिल हो चुके हैं। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है। यह समस्या इस कारण भी गंभीर हो गई है कि क्षेत्र की नालियों की सफाई और जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं हो रहा है। कई स्थानों पर कूड़े और मलबे के कारण नालियां जो हैं वो रुक गई हैं, अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है। इसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित करें, ताकि प्रशासन इसे गंभीरता से लेकर शीघ्र ही इसका समाधान निकाल सके। मुझे आशा है कि आपका यह प्रयास हमारे क्षेत्र के नागरिकों के लिए राहत लेकर आएगा। तो आप लिख देंगे धन्यवाद भवनीय। अगर आप लड़के हैं तो राजन लिखेंगे, लड़की हैं तो रंजिता, और पता लिख देंगे और तिथि लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, आप आर्य या आर्या हैं। आपने बीएड की डिग्री प्राप्त करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। दैनिक समाचार पत्र के विज्ञापन के द्वारा आपको ज्ञात हुआ कि आपके क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हिंदी शिक्षक का पद रिक्त है और आप उक्त पद की योग्यता रखते हैं। इस पद हेतु आपको आवेदन भेजने के लिए 80 शब्दों में अपना एक संवर्त जो है वो तैयार करना है। तो आप तो या तो ये कर सकते हो, या आप अपनी चेकबुक और डेबिट कार्ड द्वारा आपके निवास स्थान पर शीघ्र भिजवाने का अनुरोध करते हुए आपने बैंक शाखा प्रबंधक को क्या लिखनी है, मेल करनी है।
तो हम यहाँ से मेल करें, जो है मेल का फॉर्मेट देख के उसको लिखेंगे। सेकंड जो आपको दिया गया है वो आप खुद से करेंगे, तो डेट लिख सकते हैं, फ्रॉम आ जाएगा, टू आ जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, मेल जब लिखते हैं तो सब्जेक्ट आता है, पहले फ्रॉम आता है, फिर टू आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो चेकबुक और डेबिट कार्ड के शीघ्र वितरण हेतु अनुरोध, माननीय शाखा प्रबंधक, बैंक का नाम लिख देंगे, बैंक शाखा का पता, उसके बाद महोदय या महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ, मेरे खाते की खाता संख्या जो है ये है, जो अकाउंट नंबर होता है वो लिख देंगे। मुझे अपने बैंक खाते के संचालन के लिए एक नई चेकबुक और डेबिट कार्ड की आवश्यकता है। मैंने इसके लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, अतः मैं अनुरोध करता हूँ या करती हूँ कि मेरे निवास स्थान पर डाक द्वारा शीघ्र भिजवाने की कृपा करें। मेरे निवास का पता जो है वो इस प्रकार है, और यहाँ पर अपना पूरा पता लिख दें। मैं आपके सहयोग के लिए आभारी रहूंगा। कृपया मेरी इस अनुरोध पर शीघ्रता से विचार करें। सादर आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ताकि अगर कांटेक्ट करना पड़े, और आपका जो है मेल पता हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के विषय पर आधारित एक आकर्षक विज्ञापन आपको 40 शब्दों में तैयार करना है, अथवा संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण अपनी चचेरी बहन को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में, बहुत ही जो है शब्द की इसमें सीमा का ध्यान रखें, 40 शब्दों में संदेश आपको लिखना है। तो विज्ञापन आप खुद से करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रिय बहन, संघ लोक सेवा आयोग की कठिन प्रशासनिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। तुम्हारी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने यह मुकाम हासिल किया है, और इस उपलब्धि से हम तुमको सब पर गर्व है। तुमने अपने सपनों को साकार कर दिखाया है और हम सबके लिए प्रेरणा बन गई हो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तुम इसी तरह सफलता की नई ऊंचाइयां छूती रहो, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे सप्रेम, और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था बच्चों हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। कुछ जो क्वेश्चन ऑप्शन में हमने लास्ट में किए हैं, उनमें से एक एक आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आपको इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।